नवजागरण से हिंदी नवजागरण को जोड़ने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक स्तरों पर किया। वो एक लंबा बहस का और भाषण का विषय होगा, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लोक हितकारी संस्थाओं के संस्थापक भी थे। एक नहीं अनेक संस्थाओं की स्थापना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखन में राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व था। ये बात सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इधर हाल के वर्षों में इजाफा ये हुआ है कि देशभक्ति की खोज गायब हो गई है और राजभक्ति की खोज ज्यादा होने लगी है। इस बीच ये सब है, इन सब पर विस्तार से बात होनी चाहिए। मैं इनमें से किसी पर बात नहीं करूँगा। मैं असल में किसी पर थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। भारतेंदु अनन्य कहाँ थे, कहाँ यूनिक थे। ये काम केवल भारतेंदु नहीं कर रहे थे। जो मैंने 8-10 आपके सामने उनके व्यक्तित्व के पक्ष गिनाए, उसमें काम करने वाले, सहयोग करने वाले उनके युग में इतने बड़े लोग नहीं थे, लेकिन बहुत लोग थे जो इन कामों में लगे हुए थे। भारतेंदु अनन्य थे, यूनिक थे अपनी रचनाशीलता। उन्होंने अनेक हिंदी की अनेक विधाओं को पैदा किया और उसको विकसित किया। वो एक बहुत बड़े निबंधकार थे, ये आप सब लोग जानते हैं। और निबंधों के विषय और शैली की जो विविधता है भारतेंदु में, उसको केवल पढ़कर और विचार करके उस पर जाना जा सकता है। एक और दार्शनिक निबंध, भारतवर्ष और वैष्णवता, या उसी के साथ स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन, और फिर उसके आगे कंकड़ स्त्रोत और अंग्रेज स्त्रोत जैसे व्यंग्य विनोद के निबंध। ये आप दायरा देखिए। अशोक जी ने उदाहरण दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में पहले यात्रा वर्णन के लेखक, और एक दो नहीं अनेक। शंभुनाथ जी उपन्यास की चर्चा कर रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उपन्यास लिखने की शुरुआत की थी। एक उसका केवल अंश छपा था, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मित्रों, जरा इस शीर्षक पर अध्ययन करें। मैं खास तौर से नामों जी से निवेदन करना चाहता हूं। ये एक तरह से उपन्यास की परिभाषा है, यही है उपन्यास। हाँ, इसलिए अब वो पूरा होता तो दो में से एक बनता, या तो उपन्यास बनता या आत्मकथा बनती। भारतेंदु की नहीं हुआ वो। भारतेंदु हरिश्चंद्र अब तक के हिंदी नाटक के इतिहास को अगर आप ध्यान में रखिए, तो हिंदी में इतना बड़ा यथार्थवादी नाटककार दूसरा आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने वो नाटक के रचनाकार थे और सिद्धांतकार भी थे, पर यथार्थवादी के साथ साथ लोकोन्मुखी और आलोचनात्मक नाटक लिखे उन्होंने। मुझे बराबर लगता है कि हिंदी नाटक के इतिहास में उनके प्रसंग में केवल हबीब तनवीर को याद किया जा सकता है। ये जो अंधेर नगरी नाटक है जिसकी शंभुनाथ जी चर्चा कर रहे थे, वो अद्भुत नाटक आप 3 कालों को याद कीजिए जब वो लिख रहे थे। उसमें उस काल की चेतना मौजूद है। इस पर बात लोगों ने की है। बीच के एक काल की याद दिलाना चाहता हूं आपसे। ये नाटक आपात काल में खेला जा रहा था और उस पर पाबंदी लगा दी गई। मित्रों,
उसको खेला जाए तो वो समसामयिक लगेगा। ऐसी क्षमता बहुत कम बड़े लेखकों में, केवल महान लेखकों में होती है। इसलिए भारतेंदु का यह नाटक कालजीवी भी है और कालजयी भी है। उसके साथ ही मैं दूसरे दो नाटकों की ओर, जो बहुत छोटे हैं, ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका। आपको याद होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक प्रहसन लिखा था, वैदिकी हिंसा हिंसा न भव। देखिए, ये उनका नाम जो है नाटक का, ये नारा बन गया। और हिंदी में दो नुक्कड़ नाटक इस शीर्षक से लिखे गए कि सरकारी हिंसा हिंसा न भव। लगभग भारतेंदु वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत के माध्यम से वही संकेत कर रहे थे। उनका दूसरा एक नाटक, जिसका केवल एक अंक मित्रों लिखा गया था, बड़ा अंक है एक ही, प्रेम योगी, अनेक दृष्टियों से वो अद्भुत नाटक होता पर पूरा नहीं हो पाया। मैं उसकी केवल दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक उसमें गीत है, देखी तुम्हारी काशी। आप में से जिन लोगों ने काशीनाथ सिंह का उपन्यास काशी का 80 पढ़ा होगा तो महसूस करेंगे कि भारतेंदु के गीत में काशी के उपन्यास के बीज मौजूद है। और इस नाटक की एक और विशेषता है, इसका एक दृश्य मराठी में लिखा हुआ है। मैंने एक बार हम लोगों के आदरणीय मित्र नामवर जी के परम मित्र जीती देशपांडे को दिखाया। मुझे संदेह था कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र सचमुच इतनी मराठी जानते थे क्या, या सोचा कि कहीं हाथ आजमाने के लिए थोड़े वो हिलंदड़ प्रवृत्ति के भी थे। मैं आगे आपसे इसका उल्लेख और करूंगा कविता के प्रसंग। पर जीपी देशपांडे ने उसको पढ़कर कहा कि पांडे जी, ये तो 19वीं सदी के पूना के आसपास की बहुत अच्छी भाषा है। मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय नाटकों के इतिहास में शायद ही किसी नाटककार ने ऐसा प्रयोग किया होगा। यह नाटक को सचमुच लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक महान प्रयत्न था। हमारा दुर्भाग्य कि नाटक पूरा नहीं हो पाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कविता का दायरा बहुत व्यापक है। उनके यहाँ कविता के रूपों और भावों की अपार विविधता है। मैं उस सब की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, 2-3 सूचनाएं देना चाहता हूं। पुराने लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, कवि दरबार करते थे। इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की उर्दू विरोधी छवि काफी बड़ी गढ़कर तैयार की गई है, पर उर्दू में उन्होंने किया क्या है इसको कोई याद नहीं करता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस ग्रंथावली में 26 गजलें हैं, पर इस ग्रंथावली में भी अगर ये ध्यान दिया गया होता कि उनके नाटकों में भी गजलें हैं, तो जो भारत नाटक में गजल है केदार जी को इतनी प्रिय है तो कई बार उससे कह चुके हैं, उसकी आखिरी लाइन मुझे याद पड़ रही है, केदार जी को याद होगी, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ऐ मीरे फर्श रंग उठाना नहीं अच्छा। ये भारत दशा में अगर उनके नाटकों की गजलों को जमा किया जाए तो सब मिलाकर 50 से अधिक गजलें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गजलें लिखते थे, अगर ठीक से उसको देखा जाए तो सीधे नजीर की परंपरा में वो गजलें मैं लेकर आया हूं यहाँ, वो पढ़कर सुना सकता था, लेकिन जाहिर है जाते समय लगेगा, नहीं तो वो गजलें मैं लेकर उसमें से 8-10 आया हूं। इस बात पर पहले उल्लेख कर चुका हूं आपसे कि दूसरा उन्होंने कविता के क्षेत्र में जो प्रयोग किया, नए जमाने की नुकरी, उसका सीधा संबंध अभी दूसरों से जुड़ता है। और
वो राजनीतिक कविता है। कम लोग इस बात को जानते हैं, ग्रंथावली से पता चलेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्कृत में कविता लिखते थे। राग संग्रह नाम का उन्होंने एक संग्रह तैयार किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गुजराती में कविता लिखी, पंजाबी में कविता लिखी, मारवाड़ी में कविता लिखी और बांग्ला में भी कविता लिखी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविता के दायरे का विस्तार है। उनकी अचानक मौत के कारण 3 बड़ी रचनाएं हिंदी में आते आते रहे। एक तो जो पहले मैं आपसे कह चुका हूं कि प्रेम योगिनी नाटक पूरा नहीं हो पाया। दूसरे, कुछ आप बीती को जग बीती नामक उपन्यास नहीं लिखा गया। तीसरे, कुरान शरीफ का अनुवाद पूरा नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये 3 अधूरे कामों का जो उदाहरण है वो भी बहुतों के पूर्ण काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। और अब जैसा कि मैं शुरू में ही कह चुका था कि काशी के 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पांडे जी ने जैसा कहा कि एक तो अध्यक्ष हैं और दूसरे अध्यक्षों के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब अध्यक्षों के अध्यक्ष थोड़ा पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि उनकी बात पर होगा। अच्छा, पांडे जी, हिंदी में ये माना जाता है, सही माना जाता है कि अंतिम शब्द कहने का अधिकार सिर्फ नाम उनका सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए यहाँ मैं 2-3 बातें कहने के लिए आया हूँ। भारतेंदु का एक छोटा मोटा पाठक हूँ और बनारस के नाते एक लगाव भी महसूस करता हूँ। उन जगहों को देखता रहा हूँ जो भारतेंदु के नाम से जुड़ी हुई हैं। ओम प्रकाश जी की ये ग्रंथावली आई तो कुछ नई सूचनाएं और मिली, कुछ नई जानकारियाँ मिली। अभी एक बहस छोटी सी फोटो मार के वापस आ जिसके बाद मैं कह रहा था, वो मशहूर छंद जिसकी ओर शमुनाजी ने इशारा किया, पूरी अमी की कटोरिया सी शेर सदा विक्टोरिया रानी। तो यहाँ एक अलग नोट दिया है ओम प्रकाश जी ने, उसको वही स्पष्ट करेंगे। उनके अनुसार ये मूल रूप से भारतेंदु की रचना नहीं है। ये बहुत सारी नई सूचनाएं जो भारतेंदु को लेकर हमारे अंदर भ्रम भले हुए तो उनको तोड़ने की कोशिश भी यहाँ की गई है। ये आगे एक लंबा बहस का विषय होगा, बल्कि इस पर नई चर्चाएं शुरू होगी, बहस होनी भी चाहिए। मुझे याद आता है कि सन 1950 में महापंडित राहुल संकीर्तन के लिए लिखा था और बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कई दृष्टियों से है। भारतेंदु को लेकर उस तरह से बात न तो उससे पहले कभी की गई थी और न उसके बाद की गई। शीर्षक था उसका भारतेंदु और पुष्किन, और ये शीर्षक ही अपने आप में सोचने की एक नई दिशा को संकेत कर रहा है। हम लोग भारतेंदु को उनके जो संबंध से अंग्रेजी हुकूमत से, उस भाषा की परंपरा से, अंग्रेजी उनके लेखक को जानती हैं। ये सबसे हटके एक बात को इशारा किया राहुल जी ने कि बहुत सारी बातें समान हैं,
भारतीय दर्शन और पुष्किन। और 2-3 बातें जो गिनाई उन्होंने, एक तो ये कि देशभक्ति, जातीय चेतना, विद्रोह वृत्ति, ये बातें तो समान। लेकिन एक और हल्का संकेत बनेगा कि एक जो खास तरह का एम्बिवेलेंस मिलता है आपके, एक अस्पष्टता कह लीजिए, देशभक्ति और राजभक्ति का बल जिसके ऊपर इशारा कर रहे थे अनिल, वो तो है और उसे इनकार नहीं किया सकता। पर हल्का सा संकेत इस बात का क्यों भी किया उन्होंने कि यह एक खास तरह की अस्पष्टता या अंतर्विरोध कह लीजिए पुष्किन के अंदर है। पुष्किन विद्रोही थे और बहुत बड़े विद्रोही थे। पुष्किन ने जार की सत्ता का विरोध किया था, जिस अंग्रेज के साथ थे उसको तो सजा मिली थी, लेकिन उसके साथ एक जार की प्रशंसा में उन्होंने कविता भी की और इस उम्मीद के साथ कि शायद वो नए जार के आने से कोई परिवर्तन घटे। ये एक खास तरह की बात है जो पुष्किन जो भारतीय से 13 वर्ष पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, 1837 में मरे थे वो, भारतीय 1850 में। ये एक नए ढंग से देखने रखने की कोशिश थी। मुझे लगता है कि भारतीय के भीतर से जिस आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो रहा था, वो उसकी जड़ें अगर शुक्र जी ने अपने इतिहास में बात लिखी है, उसके अनुसार ध्यान दिया होगा लोगों का कि उनके पद्य संग्रह में आधुनिकता कम ही मिलेगी। ये वाक्य शुक्र जी का। और आचार्य शुक्र कह रहे हैं तो बहुत सोच उनके कह रहे हैं आधुनिकता उनके यहाँ को नहीं दिखाई पड़ी। वो आधुनिकता जो बाद में जिसका विकास हुआ, जिसका बाद के कवियों में और गतिकारों में विकास दिखाई पड़ता है, भारतेंदु की कविता में वो नहीं दिखाई पड़ता। शुक्र जी ने इसको क्या आपको आज की उस गद्य की लय में लिखी जाने वाली कविता का आदि रूप, बीज रूप मिल सकता है। भारतेंदु का गद्य, खासकर नाटकों का गद्य, इस मानी में मुझे बहुत महत्व लगता है। एक छोटी सी टिप्पणी कभी मैंने लिखी थी इस पर एक कवि के नाम में। मेरा ख्याल है कि भारतेंदु बहुत सारी बातों में इशारा किया, पानी जी ने इतनी सारी बातें कह दी कहने के लिए बहुत कम बातें रहती। लेकिन मेरे मन में एक जो बड़ा द्वंद्व उनके भीतर था, क्योंकि नई चेतना के व्यक्ति गद्य में तो होती थी, बड़ी भाषा में अपेक्षाकृत इतिहास में कहा जाता रहा है और लगभग अधूरे सत्य की तरह कहा जाता रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी में 5 या 6 कविताएं लिखी, खड़ी बोली हिंदी में 5 या 6 कविताएं बताया गया। और सही बताया गया कि उनके 25-30 या उससे भी ज्यादा गजलें हैं। अगर गजलें खड़ी बोली नहीं है, हिंदी का एक रूप नहीं है, तो फिर क्या है? इतिहास लेखन हमारा अब तक भी होता रहा है, उन गजलों को काट के एक तरफ रख देता रहा है और वो हिंदी से जैसे बाहर की कोई चीज हो। ध्यान से देखा जाए तो गजलों में भी खास तरह की तोड़ फोड़ दिखाई पड़ेगी। जिस तरह से गजलों की भाषा का निर्माण कर रहे थे, तो बहुत सारी ऐसे प्रयोग मिल जाएंगे आपको जो हिंदी की परंपरा से कहीं मुझे दिखाई पड़ेगी। ऐसी भाषा मिल जाएगी, ज्यादा नहीं लेकिन ऐसे प्रमाण मिलेंगे। भारतेंदु की गजलों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। भारतेंदु की अच्छी कविताएं केवल परिभाषा में नहीं, हिंदी खड़ी बोली में भी है। और मुझे याद आता है कि रविंद्रनाथ खत्री ने जो खड़ी बोली पद्य संग्रह किया था, तो उसने भारतेंदु की वो कविताएं दी थी, गजलें दी थी और हिंदी के प्रमाण के रूप में दी थी। गजल वो भारतेंदु की गजलों पर फिर से विचार होना चाहिए। उनमें उनकी वो विद्रोह वृत्ति, देशभक्ति, वो सब मिलेगी और वो परंपरा जो एक लखनवी गजल की परंपरा थी, उससे जोड़ने की कोशिश भी, ये सब कुछ मिला जुला है। भारतेंदु इसके भीतर से एक नई राह निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश को एक अंजाम कर ले जाने के लिए जो समय मिलना चाहिए, दुर्भाग्य से उनको नहीं मिला। कई इशारा करते हैं राहुल जी कि हिंदी में पुष्किन आते आते रह गया। ठीक एक शब्द ये नहीं है, लेकिन लगभग निष्कर्ष निकलता होता
कि पुष्किल जैसा क्रांतिकारी प्रयास कविता में भी, व्यक्ति में भी, अनेक स्तरों पर उसको एक अंजाम तक ले जाने की क्षमता भारतेंदु में थी। वो उनकी बहुत सारी अधूरी कृतियों की तरह उनका जीवन भी अधूरा रहा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस अधूरे जीवन में भी, अल्पायु में भी जितना कुछ किया और जैसा किया और जितनी राहें खोली, मैं नहीं जानता कि उसके बाद हिंदी का कोई दूसरा साहित्यकार उतने स्तर पर, उतनी विधाओं में एक साथ काम कर सका है। ये भारतेंदु का अवदान है जो जिस पर बार बार बात करने की जरूरत होगी और की भी जाएगी। ओम प्रकाश जी ने कुछ नई सामग्री के साथ ये ग्रंथावली रखी है आपके सामने। मेरा ख्याल है कि शायद फिर से भारतेंदु पर सोचने समझने के लिए नई सामग्रियों को मिले। अंतिम बात कि ग्रंथावली जब विमोचित हुई थी, हम सब यहाँ थे, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वहाँ कोई त्रुटि, भाषा, वर्तनी इत्यादि की नहीं थी। मैं हरीश चंद्र शर्मा जी को प्रकाशक हमसे निवेदन करूँगा कि अगर इसका दूसरा संस्करण हो, जो कि होना भी चाहिए,